हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारे नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार इसी टॉपिक पे हमें ज्यादा डिफिकल्टी आती है। यस, हम बात कर रहे हैं अबाउट आर वेरी इरिटेटिंग टॉपिक विच इज लैक्टोपेरॉन। अब जब हम बात करते हैं लैक्टोपेरॉन के बारे में, सबसे पहले हमें ये देखना है बेटा कि ओपेरॉन यानी क्या। सो ओपेरॉन को अगर हमें डिफाइन करना होगा, इफ यू वांट टू डिफाइन ओपेरॉन, इट इज नथिंग बट क्लस्टर ऑफ जीन whose product are involved in same function। ये बेसिकली पहली बात तो पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर, और जब ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं तो ये क्लस्टर ऑफ जीन्स है, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीन्स हो सकते हैं जो इकट्ठा क्लब हो चुके हैं, बाजू बाजू में है, और इनके फंक्शंस इकट्ठा शुरू भी होते हैं और इकट्ठा बंद भी होते हैं। ठीक है। और इन जीन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट एक ही प्रकार के फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक ही प्रकार के काम के लिए इन्वॉल्व रहेंगे, एक ही काम में उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के जीन्स को इकट्ठा जब रहेंगे तो उसे हम कहेंगे ओपेरॉन। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि इनके फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है, तो ओपेरॉन जो होते हैं इनमें दो प्रकार के जीन्स हमको दिखाई देंगे। एक जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स, और दूसरा टू व्हाट यू कॉल इट एज स्ट्रक्चरल जीन्स। एक होते हैं रेगुलेटरी जीन्स और एक होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स बेटा। ठीक है। नाउ जब हम बात करेंगे रेगुलेटरी जीन्स का, तो इसमें से कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है और वो प्रोटीन विल रेगुलेट द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। अब व्हाट आर स्ट्रक्चरल जीन्स? दीज आर जीन्स whose product, or basically whose product are involved in metabolic action। ये ऐसे जीन्स है जिनके प्रोडक्ट बैक्टीरिया के सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे। अब ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है, ये जो पर्टिकुलर जीन है, इनमें से प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ तब बनेंगे जब रेगुलेटरी जीन का प्रोटीन उन पर एक्ट करेगा। ठीक है। अब रेगुलेटरी जीन का प्रोटीन इन स्ट्रक्चरल जीन्स पे कब एक्ट करेगा, किस तरह एक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि ओपेरॉन किस प्रकार का है। सो जब बात करेंगे हम ओपेरॉन का, तो ओपेरॉन दो टाइप के होते हैं बेटा। You have something called as inducible operon and something called as repressible operon। कुछ होते हैं जिसे हम कहते हैं inducible operon और कुछ होंगे जिसे हम कहेंगे repressible operon। inducible operon वो होते हैं जो एक्टिवेट हो जाएंगे, they tend to activate in presence of substrate। They get activated in the presence of substrate, यानी कि मीडियम में जब सबस्ट्रेट रहेगा तब वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जबकि अगर हम रिप्रेसिबल प्रोटीन के बारे में बात करें तो ये ऐसे होते हैं which tends to get inactivate in presence of substrate। यानी कि रिप्रेसिबल ओपेरॉन ऐसे होते हैं जो बंद हो जाएंगे अगर ऑलरेडी सबस्ट्रेट एग्जिस्टिंग रहेगा मीडियम में। अगर मीडियम में सबस्ट्रेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं उस कारणवश, तो उसे हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहेंगे। लेकिन अगर सबस्ट्रेट मीडियम में नहीं है और अगर वो एक्टिवेट होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे रिप्रेसिबल ओपेरॉन। आज के लिए हमें पढ़ना है अबाउट
लैक्टोस ओपेरॉन बेटा, लैक्टोस ओपेरॉन जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ये एग्जाम्पल है इंड्यूसिबल ओपेरॉन का। अब इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन्स बेसिकली होते क्या है और क्यों हम इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन कह रहे हैं लैक्टोस को। तो पहली बात, जो लैक्टोस है उसका सीक्वेंस कैसा रहेगा, इस ओपेरॉन के सीक्वेंस कैसे रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत 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 ही ऑब्वियस सी बात है कि इस ओपेरॉन के पास इट विल हैव रेगुलेटरी जीन। ठीक है, सो इसके पास सबसे पहले तो आ जाएगा पी साइट, उसके बाद इसके पास आ जाएगा लैक आई साइट, लैक आई साइट के बाद it will have something called as p site again, right beta, it will have p site again, and after p site it will have something called as o site, जिसे हम लैक ओ भी कह सकते हैं, हम लैक ओ लिख देते हैं यहां पे। लैक ओ के बाद तीन सीक्वेंसेस रहेंगे यानी तीन जीन्स रहेंगे हमारे पास, विच इज लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। याद रहे बेटा ये सारे सीक्वेंस जो है दैट इज फ्रॉम 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, मीनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए ओवर हियर, ये सीक्वेंसेस डीएनए पर है बेटा। ठीक है, ये जो लैक ओपेरॉन है, इन लैक ओपेरॉन के ऊपर ये जो सीक्वेंसेस है, इनिशियल वाले दो सीक्वेंस जो है, these two sequences are nothing but what you can खुद से ही मूव होना पसंद है इसे। ओके, दीज आर सीक्वेंसेस, ये ऐसे सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स, दीज आर योर रेगुलेटरी जीन्स। जबकि बचे हुए बाकी सारे जो सीक्वेंसेस है, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स, दे विल बी आइडेंटिफाइड एज स्ट्रक्चरल जीन्स। क्यों इसे रेगुलेटरी जीन कहा गया है, बिकॉज इससे जब एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से जो एक प्रोटीन बनेगा दैट इज अ रिप्रेसर प्रोटीन बेटा, वो एक रिप्रेसर प्रोटीन है, मीनिंग ये प्रोटीन जो है वो बाइंड करेगा सीधा जाके इस ऑपरेटर साइट पे। ठीक है, ये प्रोटीन जाके सीधा बाइंड करेगा ऑपरेटर साइट पे। तो ये आ गया हमारा ऑपरेटर साइट, जहां पे जाके ये प्रोटीन जो है वो बाइंड हो गया बेटा। अब क्वेश्चन इज कि सर ये ऑपरेटर साइट्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, ऑपरेटर साइट्स का मीनिंग क्या है। तो बेटा ऑपरेटर जो होता है ये डिसाइड करता है कि हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, जो एक्चुअली फंक्शनल जीन या फंक्शनल प्रोटीन को कोड करता है, इनके प्रोडक्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी कैसा होगा वो डिसाइड किया जाता है ऑपरेटर साइट पे या ऑपरेटर सीक्वेंस पे। तो जब कभी भी हमारा जो एंजाइम है, ठीक है, हमारा जो एंजाइम है विच विल ऑब्वियसली बी आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज नथिंग बट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम जब डीएनए को रीड करके एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा तो सबसे पहले वो लैक आई से रिप्रेसर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और आगे आगे जाता जाएगा, ऑपरेटर साइट को रीड करेगा और उसे रीड करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि ये तीनों जीन्स के जो प्रोडक्ट है
उनका क्वालिटी और क्वांटिटी कितना और कैसे बनाया जाएगा। अभी फिलहाल की कंडीशन में जहां पे रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर पे बाइंड किया गया है, ऑब्वियस सी बात है कि आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर को रीड नहीं कर पा रहा। जब आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर को रीड नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ही जायज सी बात है कि लैक जेड वाई और ए से जो प्रोटीन बनने चाहिए वो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, है ना। तो कौन से प्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं, लेट्स क्विकली फाइंड आउट कि कौन से प्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं। सो लैक जेड से एक प्रोटीन बनता है जिसे हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज। द प्रोटीन इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। और ये प्रोटीन क्या काम करता है, सो इट टेंड्स टू ब्रेक लैक्टोज। वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ के रख देता है, ठीक है। जबकि ये जो पर्टिकुलर जीन है लैकवाई जीन, वो सिंथेसाइज करता है परमीएस एंजाइम। और परमीएस एंजाइम क्या करेगा, तो परमीएस एंजाइम विल चेंज द permeability of cell membrane for lactose। यानी अब तक सेल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन या ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार था कि वो लैक्टोज को अंदर नहीं आने दे रहा था, इट वॉजंट एबल टू एब्सॉर्ब लैक्टोज। बट जब परमीएज एंजाइम सिंथेसाइज होता है, तो ये उस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करके रख देता है ताकि लैक्टोज जो है वो अंदर आ सके, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास होगा लैक ए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेस। और ट्रांस एसिटाइलेस एंजाइम जो है इट विल ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप, इट इज रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। हमारे एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं है, तो फिलहाल हम ज्यादा इसके बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब सुनो होता क्या है एग्जैक्टली, हमारा एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि एक बैक्टीरिया है, लेट्स से इकोलाई है हमारे पास। ये इकोलाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल, वो एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जा रहा है जिसमें ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है, इसमें ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है, ठीक है। अब इनिशियली वो हमेशा ग्लूकोज को लेना चाहेगा, क्वेश्चन इज कि क्यों वो ग्लूकोज को ही लेना चाह रहा है सर। दैट्स बिकॉज ग्लूकोज जो है वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है और उसको एब्जॉर्ब करना भी बैक्टीरिया के लिए इजी है। तो इजी डाइजेशन, इजी एब्जॉर्प्शन, दस वो ग्लूकोज को प्रिफर करता है खाना। तो जब तक वो ग्लूकोज को खा रहा है तब तक हमें इन जीन्स के प्रोडक्ट, यानी ये जो सारे एंजाइम है, इन एंजाइम्स का हमको जरूरत नहीं है, राइट। इन एंजाइम्स का हमको फिलहाल जरूरत नहीं है, जिस वजह से ये पर्टिकुलर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को बाउंड रहेगा, यानी ऑपरेटर को बंधा हुआ रहेगा, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आगे जा ही नहीं पाएगा, बट वो सिर्फ रिप्रेसर प्रोटीन बनाते जा रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक समय आएगा जब ग्लूकोज पूरी तरह से खा चुके हैं। अब जब ग्लूकोज पूरी तरह से यूटिलाइज हो चुका है, तो बैक्टीरिया विल डेफिनेटली नाउ वांट टू एब्सॉर्ब व्हाट, इट विल नाउ वांट टू एब्सॉर्ब लैक्टोज। अब वो लैक्टोज को खाना शुरू करेगा। जब वो लैक्टोज को खाना शुरू करना चाहता है, लेकिन लैक्टोज तो सेल के अंदर आने चाहिए पहले, तो ही तो उसको तोड़ के उसमें से हम एनर्जी बना पाएंगे, मतलब बैक्टीरिया एनर्जी बना पाएगा। तो लैक्टोज को अंदर आने के लिए ये एंजाइम की जरूरत है। अब जब कभी भी ये ओपेरॉन बन रहा है और वो काम कर रहा है, बेसल लेवल, हमारा एनसीईआरटी हमको एक इंफॉर्मेशन दिया है दैट देयर इज synthesis of enzymes at basal level। यानी बेसिक लेवल पे इन तीनों एंजाइम्स का, यानी 1 2 एंड 3, दिस 1 दिस 2 एंड दिस 3, बेसल लेवल पे इन तीन एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है। बेसल लेवल यानी क्या होता है, यानी एक हाथ दो मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, ठीक है। कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है।
खाली यहाँ पे इतना मान के चलो, इतना समझ के चलो कि बेसिक लेवल पे इन तीन जीन्स से एंजाइम बनते जाते हैं। दो तीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये दो तीन मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स की वजह से लैक्टोज जो है वो अंदर आ जाता है। लैक्टोज जब अंदर आ चुका है, लैक्टोज जब अंदर आ जाता है, तो ऑब्वियसली बीटा गैलेक्टोसिडेज से वो लैक्टोज को तोड़ दिया जाएगा। परमिएबिलिटी ऑब्वियसली पहले चेंज हो जाएगी, तब लैक्टोज अंदर आ पाए। बीटा गैलेक्टोसिडेज ने उसको तोड़ा, ट्रांस एसिटाइलेज ने एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर किया। बट ये सब होने की से भी पहले मैं चाहता हूं कि ऑपरेटर साइड से ये चीज निकल जाए। तब क्या होता है, तो इस समय जब लैक्टोज अंदर आ चुका है, ओके, जब लैक्टोज अंदर आ चुका है, ये लैक्टोज जो है वो जाके इस पर्टिकुलर रिप्रेसर को बाइंड कर देता है। जब वो इस रिप्रेसर को बाइंड करता है, जब वो इस रिप्रेसर को बाइंड करेगा बेटा, तो ऑटोमेटिकली इस रिप्रेसर का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। रिप्रेसर का शेप जो है, लेट्स से वो चेंज हो गया। अब जब रिप्रेसर का शेप जो है वो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी वो बाइंड नहीं कर पाएगा ना। अब जब यहां पर वो बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूं? ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा चलो, ठीक है, अब उसे जाने दो। यहां से हमें इसको निकालना होगा बेटा। विल हैव टू रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब जब यहां से वो निकल गया, ऑपरेटर से रिप्रेसर मॉलिक्यूल निकल चुका है, तो जो हमारा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, वो तो आगे चला जाएगा और आगे जाके इनका सिंथेसिस करेगा। तो ये एंजाइम सिंथेसाइज होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज अंदर आते जाएंगे। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या हो रहा है कि ये जो लैक्टोज इस रिप्रेसर को बाइंड हुआ है, जो लैक्टोज रिप्रेसर को बाइंड हुआ है, उसने रिप्रेसर को बाइंड किया ताकि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाहर निकले। उसने रिप्रेसर को बाइंड किया ताकि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाहर आ सके या ऑपरेटर को छोड़ सके, जिस वजह से लैक्टोस या फिर उसके मॉडिफाइड कंपाउंड टू व्हाट यू कॉल इट एज alolactose, दीज आर कॉल्ड एज इंड्यूसर। इन्हें हम कहेंगे बेटा इंड्यूसर। वी विल कॉल देम एज इंड्यूसर। तो ये बेसिकली एक इंड्यूसर है जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे ओपेरॉन को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो जब तक ये इंड्यूसर सेल्स के अंदर नहीं आते, हमारा ओपेरॉन जो है वो एक्टिवेट नहीं हो। और जब तक इंड्यूसर अंदर आया है और रिप्रेसर को बाउंड है, तब तक you will have this operon being expressed, structural gene is expressed, enzymes are produced, and operon is activated. जैसे ही as soon as ये पर्टिकुलर लैक्टोज जो है वो खत्म हो चुका है मीडिया से, अब लैक्टोज हमको दिख नहीं रहा है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो लैक्टोज है वो अब रिप्रेसर को बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो है वो अब फिर से आजाद हो गया, और फिर से आजाद होने की वजह से ऑटोमेटिकली इट विल अगेन कम एंड बाइंड टू दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस। क्या मस्त कलरफुल हो रहा है ना। वो फिर से आएगा और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर रीजन पे, जिस वजह से ऑटोमेटिकली फिर से ओपेरॉन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए। यानी कि जब तक लैक्टोज मीडियम में था, तब तक ये पर्टिकुलर एंजाइम्स या ये पर्टिकुलर जीन्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। जैसे ही लैक्टोज खत्म हो गया और अब उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे हम, तो ऑपरेटर साइड पे वापस से रिप्रेसर जाके बाइंड हो गया। दिस इज नथिंग बट लैक ओपेरॉन।
और ये पूरा लैक ओपेरॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट हमको समझाया था बाय अ पर्टिकुलर साइंटिस्ट विच इज जैकब एंड मुनॉड। जैकब और मुनॉड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बारी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये पूरा लैक ओपेरॉन हमको बताया था। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर एंड अंडरस्टूड, और अब इस कॉन्सेप्ट पे हमें डाउट नहीं आने चाहिए बेटा। ठीक है, जा रहा है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, टिल देन जस्ट रिलैक्स, स्टडी हार्ड। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट एग्जामिनेशन।